मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीति के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको लेकर बात करेंगे। राजनीति के अंदर राजनीतिक संबंधों की स्थापना किस तरीके से होती है और उसमें मान्यता के द्वारा राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि कैसे होती है, ये विषय महत्वपूर्ण है। तो आज हम मान्यता और मार्गेंथो द्वारा राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में राजनीति के बारे में जो 9 नियम प्रतिपादित किए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। मान्यता, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मान्यता एक राजनयिक संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार होता है। मान्यता की आवश्यकता कब पड़ती है? मान्यता प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में मान्यता दिए जाने से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को राष्ट्र के रूप में स्वीकार करे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न पैदा कैसे हुआ कि मान्यता दी जानी चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि जब विश्व पटल पर कोई राज्य स्वतंत्र होकर अपना अस्तित्व बनाता है तो अन्य देशों के द्वारा उसे मान्यता प्रदान की जाती है कि यह राष्ट्र जो है वो अब विश्व के अंदर स्थापित हो गया है। क्योंकि पहले से जो स्थापित राष्ट्र हैं उनके द्वारा आपस में मान्यताओं का आदान प्रदान होता रहा है, लेकिन ये जो शब्द है ये शब्द उन राष्ट्रों पर लागू होता है जिनमें नई सरकारें स्थापित हुई हैं। नई सरकारें स्थापित होने का मतलब ये नहीं है कि उनका जो ढांचा है उस ढांचे में किसी एक दल की सरकार की जगह किसी दूसरे दल की सरकार बन गई हो। नई सरकार की स्थापना से तात्पर्य ये है कि क्रांतिकारी साधनों के माध्यम से किसी देश में शासन व्यवस्था में कोई बदलाव किया गया है, परिवर्तन किया गया है, तख्ता पलट हुआ है और एक नई शासन व्यवस्था जो है सामने आई है। तो उस शासन व्यवस्था को दूसरे राष्ट्रों के द्वारा मान्यता देने पर ही वो राष्ट्र विश्व की राजनीति में राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकता है। तो मान्यता जो है राजनयिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। हम आगे बढ़ते हैं। राजनीति में मान्यता का आखिर योगदान क्या है? मान्यता राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करती है? जब इस बिंदु पर हम विचार करेंगे तो हम पाते हैं कि मान्यताओं से कई प्रकार के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की जाती है। कई बार राष्ट्र जो हैं वो किसी राष्ट्र के उदय होने के तुरंत बाद उसे मान्यता प्रदान कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक उन्हें मान्यता के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस तरीके से मान्यता जो है राजनयिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय हित जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो राष्ट्र किसी राष्ट्र को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मान्यता प्रदान करने से उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति जल्दी से जल्दी हो जाएगी, और जो मान्यता नहीं देते हैं वे राष्ट्र मानते हैं कि इस राष्ट्र को मान्यता देने से उसके राष्ट्रीय हितों
को वह प्रभावित करेगा, अतः उसे मान्यता देने से विलंब किया जाता है, मान्यता देने में विलंब किया जाता है। तो ये दोनों स्थितियां जो हैं वो राजनयिक व्यवहार का एक हिस्सा है, और मान्यता को जो है राष्ट्र एक राजनयिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम ये तय कर पाएंगे कि देख पाएंगे कि किस तरीके से राष्ट्रों ने मान्यताओं को राजनयिक हथियार के रूप में उपयोग में लिया है। इसके पीछे बहुत सारी बातें रहती हैं। मान्यता देने के पीछे और नहीं देने के पीछे कई बार मान्यता देकर शत्रु या विरोधी राष्ट्र को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, उसे उकसाने और चिढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और कई बार मान्यता न देकर उभर रहे राष्ट्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें दोनों प्रकार के भाव, दोनों प्रकार की बातें निहित होती हैं, मान्यता देने में भी और मान्यता नहीं देने में भी, मान्यता को विलंब से देने में भी। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो मान्यता का जो खेल है वो राष्ट्रीय हितों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। कुछ उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारे सामने हैं, जिसके आधार पर हम ये देख पाते हैं कि मान्यता जो है वो विशुद्ध रूप से राजनयिक हथियार के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। एक उदाहरण है, हम जानते हैं कि अमेरिका किसी समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, और 1778 ईस्वी में अमेरिका जो है ब्रिटेन के उपनिवेशवादी साम्राज्य से मुक्त होता है। तो फ्रांस ने तुरंत जो है अमेरिका को मान्यता दे दी राष्ट्र के रूप में। इसके पीछे फ्रांस का क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था कि वह ब्रिटेन को कमज़ोर करना चाहता था। मतलब फ्रांस ने अमेरिका को तुरंत मान्यता देने के पीछे उसका क्या लक्ष्य था, उसकी राष्ट्र नीति का क्या उद्देश्य था कि वो इंग्लैंड को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में नहीं देख सकता था, और जैसे ही अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की तो फ्रांस ने उसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि चेकोस्लोवाकिया के संदर्भ में ऐसा हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने उसे तुरंत मान्यता दे दी। चेकोस्लोवाकिया एक राष्ट्र के रूप में उदित हुआ, तो मित्र राष्ट्रों ने उसे तुरंत राष्ट्र के रूप में मान्यता इसलिए दे दी क्योंकि वो जो है उनके लिए हितकारी था। जबकि यथास्थिति ये थी कि चेकोस्लोवाकिया ने अपने संपूर्ण भूभाग पर वास्तविक नियंत्रण तक स्थापित नहीं किया था। तो मित्र राष्ट्रों के अपने स्वार्थ थे, मित्र राष्ट्रों के अपने हित थे, उस हित को ध्यान में रखते हुए चेकोस्लोवाकिया को तुरंत जो है मान्यता प्रदान कर दी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि स्पेन में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। इस गृह युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांको क्रांतिकारियों ने स्पेन में गृह युद्ध प्रारंभ किया। तो उस समय के जो राष्ट्र थे, स्पेन के जो शत्रु राष्ट्र थे जैसे इटली और जर्मनी, दोनों ने क्या किया कि फ्रैंको क्रांतिकारियों को न केवल सहायता प्रदान की अपितु उन्हें मान्यता भी प्रदान कर दी। और उन्होंने यह प्रयास किया कि ये जो फ्रैंको क्रांतिकारी गुट है वह गुट स्पेन में विजयी हो जाए, ताकि जब वह सत्ता हासिल करे तो वह इटली और जर्मनी का स्वाभाविक मित्र बना रहे। तो मान्यता देने के पीछे इस तरीके के स्वार्थ जो हैं, इस तरीके के हित जो हैं वो निहित होते हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये भी देखा गया कि मान्यता नहीं देकर भी राजनयिक साधन के रूप में काम किया जाता है। मान्यता को रोककर दूसरे राष्ट्रों से कुछ शर्तें लगाकर उन्हें मान्यता दी जाती है, उनसे समर्थन या सहमति मांगी जाती है। तो कई बार इस तरीके की स्थितियां भी पैदा हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरा तो अन्य राष्ट्रों के द्वारा उसे मान्यता प्रदान नहीं की गई। बहुत बड़ा उदाहरण हम साम्यवादी चीन का ले सकते हैं।
साम्यवादी चीन जो है वो 1949 में अस्तित्व में आया, परंतु 1971 तक अमेरिका ने साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं दी, क्योंकि उसे साम्यवादी चीन को मान्यता देने से उसे बहुत बड़ा खतरा नज़र आ रहा था। आप सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच या पश्चिम के अन्य देशों के साथ जो शीत युद्ध की अवस्था थी, उसमें इन दोनों राष्ट्रों का ये प्रयास था कि वो एक दूसरे राष्ट्र को कमज़ोर करना चाहते थे। तो उन जाहिर सी बात थी कि सोवियत संघ के की विचारधारा के आधार पर जो साम्यवादी चीन का उदय हो रहा था, वो अमेरिका के लिए, उसके राष्ट्रीय हितों के लिए घातक हो सकता था। तो इसलिए अमेरिका ने जो है साम्यवादी चीन को 1971 तक मान्यता प्रदान नहीं की, और वो राष्ट्रवादी चीन जो फॉर्मोसा में स्थापित थी, उसे ही असली चीन मानता रहा। जबकि विश्व के अन्य देशों ने, भारत ने सबसे पहले चीन को मान्यता प्रदान की, साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की, तो विश्व के अन्य देशों ने साम्यवादी चीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी, लेकिन अमेरिका ने साम्यवादी चीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की। अमेरिका का जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण मान्यता के संदर्भ में हमेशा से कुछ इस प्रकार का रहा है कि उसने जो मान्यता देते वक्त अपने निजी हितों को दृष्टिगत रखा है, और उस निजी हित के आधार पर ही उसने राष्ट्रों को मान्यता दी है। अमेरिका हमेशा ये चाहता रहा है कि ऐसे किसी भी परिवर्तन को वह स्वीकार नहीं करता जो क्रांतिकारी साधनों के माध्यम से किसी राष्ट्र में स्थापित हुए हैं, और सामान्यतः वो ऐसे राष्ट्रों को तो मान्यता देने में संकोच करता है जो लोकतांत्रिक नहीं है, जो पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो राजनयिक व्यवहार में मान्यता जो है एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका प्रयोग अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय हितों में भरपूर किया है। अगर हम और अमेरिका की मान्यता से संबंधित जो राष्ट्रीय हित को साधने की नीति है, उस पर अगर हम विचार करें, तो इजराइल को अमेरिका ने तुरंत मान्यता प्रदान कर दी, जबकि अरब और इजराइल के बीच संघर्ष आज तक जारी है, और वहाँ पर अस्तित्व का जो संकट है, वो फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष अभी भी विद्यमान है। तो अमेरिका ने हमेशा मान्यता को अपने एक राजनयिक हथियार के रूप में उपयोग में लिया है। तो मान्यता जो है वो एक ऐसा साधन है जिससे राष्ट्रीय हित को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, मान्यता देकर भी और मान्यता नहीं देकर भी। मान्यता दिए जाने के पीछे शर्तें लादकर, सहमति अर्जित करके इसका उपयोग राष्ट्रों के द्वारा हमेशा से किया जाता रहा है। अब नेक्स्ट जो बात आज हम करेंगे वह है राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में राजनयिक की सफलता के 9 नियम, 9 प्रिंसिपल्स रूल्स फॉर द सक्सेस ऑफ डिप्लोमेसी एज ए टूल ऑफ नेशनल पावर। देखिए, मार्गन्थो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूर्धन्य विद्वान हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांतों का निरूपण किया है। तो राजनीति के संदर्भ में भी वो 9 नियमों के अनुसरण की बात करते हैं। वो एक राष्ट्र को किस तरीके से राजनीतिक व्यवहार करना चाहिए, इसके संदर्भ में अपने 9 सिद्धांत प्रतिपादित करता है। मार्गन्थो का मानना है कि राष्ट्रों को शांति प्राप्त करने के लिए समायोजन के सिद्धांत का अवलंबन करना चाहिए। शांति आसानी से प्राप्त नहीं होती, यह एक ऐसी स्थिति है जो समायोजन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, और इसके लिए राष्ट्रों को अपने राजनयिक को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। राजनयिक व्यवहार को कुछ सिद्धांतों पर आधारित रखकर काम करना पड़ता है, कुछ नियमों के आधार पर रहकर कार्य करना पड़ता है, तभी जो है शांति की स्थापना हो सकती है। अन्यथा वो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है, और संघर्ष हमेशा अशांति पैदा करने का कारण बनता है।
9 नियमों में वो जिस पहले नियम की बात करते हैं उसमें वो कहते हैं कि राजनय को धर्म युद्धीय भावना से अवश्य रहित होना होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्र अपने राजनयिक व्यवहार में धार्मिक भावनाओं को शामिल नहीं करे, उसे पूर्णतः यथार्थवादी रहना होगा। धार्मिक सिद्धांत या धार्मिक मान्यता या धार्मिक भावनाएं जो हैं वो राष्ट्रों के लिए घातक हो सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं, और उस भावना के आधार पर वो ये घोषित नहीं कर सकता कि वह राष्ट्र ये घोषित नहीं कर सकता कि उसका धर्म ही श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति में उसे अन्य राष्ट्रों से स्वाभाविक शत्रुता हासिल होने लग जाती है। तो धर्म का जो मामला है वो राष्ट्रों को उसको केवल आंतरिक मामलों तक सीमित रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धार्मिक मामलों को या धार्मिक भावनाओं को तरहीज नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं विदेश नीति के ध्येयों की परिभाषा राष्ट्रीय हितों के अर्थ में अवश्य करनी होगी तथा इसको यथेष्ट शक्ति द्वारा अवश्य पोषण करना होगा। समझने की बात यह है कि विदेश नीति, चूँकि हम जानते हैं कि हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से संबंधों का निर्वहन करने के लिए विदेश नीति का निर्माण करता है, और विदेश नीति की परिभाषा मार्गेंथाउ के अनुसार इस रूप में होनी चाहिए कि वो राष्ट्रीय हित को साधने का ही काम कर सके। यानी उसकी परिभाषा भी इस तरीके से होनी चाहिए कि स्पष्ट रूप से उसमें राष्ट्रीय हित निहित हों, स्पष्ट रूप से परिभाषात्मक रूप से राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में वो एक तरीके से दूसरे देशों को ये बता दे कि वह अब इस विदेश नीति के निर्माण के पीछे किन किन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल घोषणा करने मात्र से किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो जाती है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए यथासंभव उसे शक्ति का उपयोग भी करना पड़ता है। अपनी विदेश नीति को लागू कराने के लिए, अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र को उसी अनुसार अपनी शक्ति को भी बढ़ाना पड़ता है, उसी अनुरूप अपनी शक्ति से विदेश नीति का पोषण करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दूसरे राष्ट्रों के समक्ष किसी अपनी विदेश नीति की घोषणा कर दो और वो राष्ट्र आपकी उस विदेश नीति को स्वीकार करके आपके राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए संलग्न हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। विदेश नीति के लक्ष्य तभी संभव होते हैं जब उसके पीछे आपके पास शक्ति हो और उस शक्ति के आधार पर आप अपने राष्ट्रीय हितों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को आसानी से पूरा कर सकता है। आगे वो कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा वह न्यूनतम वस्तु है जिसकी राजनय को यथेष्ट शक्ति द्वारा बिना समझौते के रक्षा करनी होगी। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक राजनयिक का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और ये तो प्रत्येक राष्ट्र की एक न्यूनतम वस्तु है, ये तो उसको चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए कोई भी राजनयिक अगर अपनी सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए कोई समझौता करता है तो वह उचित नहीं है। समझौते की स्थिति में तो उसे जाना ही नहीं है, ये तो उसकी एक न्यूनतम आवश्यकता है जो उसे हमेशा बरकरार रखनी है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसे समझौता करना पड़े तो एक सफल राजनय का उदाहरण नहीं है। समझौता करने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। यह तो एक अंतर्निहित राष्ट्र का एक हित है और उसको हमेशा बरकरार रखना है, न्यूनतम हित। ये तो कभी इसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह लगना ही नहीं चाहिए, और इसकी प्राप्ति करने के लिए उसे किसी दूसरे राष्ट्र से समझौता नहीं करना चाहिए। तो विदेश नीति को इस प्रकार से परिभाषित करना चाहिए कि राष्ट्रीय हित उसके पूरे हों, और दूसरी बात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी प्रकार के समझौते की आवश्यकता न पड़े, इस दृष्टि से राजनयिक को काम करना चाहिए। तीसरी बात है राजनयिक को राजनयिक क्षेत्र पर दूसरे राष्ट्रों के दृष्टिकोण से अवश्य देखना होगा। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी राष्ट्र अपनी किसी भी नीति का या अपनी किसी भी घोषणा का जो आकलन है या उसकी जो स्थिति है या उसके जो प्रभाव हैं
वो प्रभाव स्वयं के द्वारा घोषित वह नहीं कर सकता, उसे दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार के आधार पर अपनी विदेश नीति को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि उस विदेश नीति को कितना समर्थन मिल रहा है और उसका कितना विरोध हो रहा है। उसे यह भी ध्यान में रखना है कि दूसरे राष्ट्र आपके द्वारा किसी राष्ट्र के द्वारा घोषित की गई विदेश नीति से कितने आशान्वित हैं और वो कितने उससे भय खा रहे हैं। तो आशान्वित राष्ट्र जो हैं वो निश्चित रूप से आपके मित्र हो सकते हैं और जो भयभीत राष्ट्र हैं वो उस राष्ट्र के शत्रु हो सकते हैं। तो दूसरे राष्ट्र का आपकी विदेश नीति के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये जानना भी एक राजनयिक के लिए बहुत आवश्यक होता है और ये जानकर ही वो आगे बढ़े तो जो है राजनयिक सफल हो सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रों को उन सभी प्रश्नों पर जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है समझौता करने के लिए अवश्य इच्छुक रहना होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत सीधी बात, बहुत ही अच्छे ढंग से मॉर्गेनथाउ ने बताने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि आसानी से कैसे हो सकती है। राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि आसानी से ऐसे हो सकती है, देखिए वो ये मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र के दो प्रकार के हित होते हैं, एक स्थायी होते हैं और एक अस्थायी होते हैं। जो स्थायी हित हैं उनके प्रति तो उसे पूरी तरीके से दृढ़ रहना है, सचेष्ट रहना है, लेकिन अस्थायी हितों के प्रति उसे ज़्यादा दृढ़ होने की आवश्यकता नहीं है और उन सभी प्रश्नों पर उसे समझौता की नीति अपना लेनी चाहिए जिससे उसे बहुत कुछ नुकसान नहीं हो रहा हो जो उस राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसे दृष्टिकोण से क्या होगा, ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने से दूसरे राष्ट्र उस राष्ट्र के प्रति एक सहानुभूति का भाव रखेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी राष्ट्र अडामेंट नहीं हो सकता। कहीं भी अगर वो अडामेंट हो जाए तो उसके प्रति एक माहौल उसके खिलाफ बनना प्रारंभ हो जाता है। तो ये माना जाता है कि कितना समझौतावादी हो सकता है कोई राष्ट्र। तो मॉर्गेनथाउ ये मानता है कि उन मामलों में राष्ट्रों को समझौतावादी होना चाहिए जो किसी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसे में उसके प्रति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहानुभूति का भाव विकसित होगा। नेक्स्ट है, यथार्थ लाभ की वास्तविकता हेतु निरर्थक अधिकारों की प्रतिछाया का परित्याग कर दीजिए। वो मॉर्गेनथाउ आगे कहते हैं कि जो वास्तविक लाभ है जिसकी आवश्यकता देश को है, उसके लिए अगर कोई निरर्थक अधिकार हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, उनको छोड़ देने में कोई नुकसान नहीं होता। यानी ऐसी अमूर्त बातें या ऐसी अमूर्त संभावनाएं जो भविष्य में पैदा हो सकती हैं, जिनके आधार पर वो बहुत बड़े यथार्थ और वास्तविक लाभ को पाने से राष्ट्र वंचित हो जाए, ऐसी स्थिति में उसे नहीं पहुंचना चाहिए। अभी जो लाभ मिल रहा है उस लाभ को प्राप्त करने की ओर राष्ट्रों को अग्रसर होना चाहिए। और अमूर्त जो बातें हैं जिनको वो समझ नहीं पाया है, जिनके बारे में उसके पास अध्ययन नहीं है, जिनके संदर्भ में उसकी अभी समझ विकसित नहीं हुई है राष्ट्र की, उन अमूर्त बातों के प्रति बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा उनके प्रति समर्थन का भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात उनके द्वारा कही गई कि जो लाभ वर्तमान में प्राप्त हो रहा है उस लाभ को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों को अग्रसर होना चाहिए। भविष्य में होने वाली हानि या भविष्य में होने वाले लाभों को ज़्यादा दृष्टिगत नहीं रखना चाहिए, और वो भी तब जब उन मामलों में उसकी जानकारी, उसकी समझ का स्तर कम हो, कमज़ोर हो। क्योंकि हर वस्तु को, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को एक साथ पूरे आगे तक के लिए समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये सिद्धांत बन जाता है कि जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त करने में ही भलाई है। भविष्य की जो स्थितियां हैं उनका मुकाबला भविष्य में किया जाएगा, अभी जो लाभ है उससे वंचित नहीं होना होगा। इसी तरीके से इसी बात को कहते हैं कि राजनीति के समक्ष वैधता एवं अवैधता के बीच नहीं, वरन राजनीतिक विवेक एवं राजनीतिक मूर्खता के बीच विकल्प होता है।
इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं मार्गन को कि एक राष्ट्र को राजनयिक रूप से विवेकवान होना चाहिए कि राजनयिक मूर्खता करनी चाहिए। और ये राजनयिक मूर्खताएं कई बार भविष्य को लेकर की जाती हैं और इस तरीके से वो राजनयिक मूर्खताएं जो हैं राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करती हैं, राष्ट्रीय हितों को रोकती हैं, राष्ट्रीय हितों के लिए गतिरोध का काम करती हैं। नेक्स्ट है, अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में न रखिए जहाँ से अपने आप को ऐसी स्थिति में ना रखिए जहाँ से आप बिना प्रतिष्ठा गंवाए पीछे नहीं हट सकते तथा जहाँ से आप बिना गंभीर संकटों के आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मान्य सिद्धांत है और राजनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि राष्ट्रों को संधि, समझौता या किसी भी प्रकार की वार्ता में अपने आप को एक ऐसी स्थिति में रखना चाहिए जहाँ से वो अगर पीछे लौटते हैं तो उनको बहुत कुछ गंवाना ना पड़े, और ऐसी स्थिति में उसे नहीं जाना है कि पीछे लौटता है कोई राष्ट्र तो उसे बहुत कुछ गंवाना पड़ता है और आगे बढ़ता है तो उसे बहुत गंभीर संकट पैदा होता हो। तो ये स्थिति ऐसी है जिसमें राष्ट्र को बड़े संतुलित दृष्टि से आगे बढ़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा होता है कि वार्तालाप के दौरान, कूटनैतिक प्रयासों के दौरान राष्ट्र ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो ऐसी सहमतियां दे देते हैं, ऐसे झुकाव उनके हो जाते हैं, ऐसे वादे उनके हो जाते हैं जिनको उनको निभाने के लिए तैयार होना पड़ता है। और जब वो वादे निभाने की ओर जाते हैं तो उन्हें जो है नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें नहीं जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्र को राजनीतिक व्यवहार या राजनीतिक संबंध स्थापित करते वक्त इस बात को ध्यान में रखना है कि ज़्यादा आगे बढ़ने से उसको नुकसान हो रहा हो, ऐसी स्थिति में उसे नहीं जाना है, और वापस लौट रहा हो तो उसे बहुत कुछ गंवा के आना हो रहा हो, ऐसी स्थिति में उसे नहीं पहुंचना है। नेक्स्ट है, एक निर्बल संतृप्त राष्ट्र को अपने लिए कभी निर्णय नहीं करने दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें सभी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होते हैं और एक दूसरे राष्ट्रों के द्वारा जो है मदद की जाती है, उसका सहयोग किया जाता है। तो कई बार एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि कोई निर्बल राष्ट्र जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस निर्बल राष्ट्र को सहयोग करना मजबूरी हो जाती है, और उस मजबूरी का वह फ़ायदा उठाकर वो जो राष्ट्र से सहयोग कर रहे हैं उनके लिए वो संकट पैदा कर दे, ऐसी स्थिति में उन्हें नहीं जाना चाहिए। समझने की बात है, 1853 का एक उदाहरण हमारे सामने है जब प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की अवस्था है जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया कि टर्की एक राष्ट्र था जो इन दोनों राष्ट्रों की तुलना में एक कमज़ोर राष्ट्र था, उसे संरक्षण दिया, उसे भरपूर रूप से सहयोग किया गया। अब क्या हुआ कि टर्की को संरक्षण दिया जा रहा था और इधर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की जो है वो रूस से शत्रुता भी थी। अब शत्रुता तो थी लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो रूस से प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं करना चाहते थे, उससे उलझना नहीं चाह रहे थे, केवल शत्रुता को दृष्टिगत रख के उस राष्ट्र को कमज़ोर करने का उनका मानस था, लेकिन वो उनसे युद्ध करना नहीं चाहते थे। और यह बात जो है टर्की को मालूम थी, तो उसे ये भी पता था कि यदि वह रूस के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो फ्रांस एवं ग्रेट ब्रिटेन उसके सहयोग के लिए, उसकी सहायता के लिए अवश्य उपस्थित होंगे। तो उसने वही किया, उसने जो है ऐसा प्रयास किया जिससे रूस और टर्की के बीच युद्ध हो जाए, और ऐसी स्थिति में फ्रांस और ब्रिटेन को मजबूर होकर उस युद्ध में अंतर्ग्रस्त होना पड़ा और ऐसी स्थिति में उन्हें टर्की का साथ देना पड़ा। तो टर्की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इंग्लैंड एवं फ्रांस के लिए एक निर्णायक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। वो निर्बल राष्ट्र था लेकिन उनकी विदेश नीति को उसने प्रभावित कर दिया। तो इस तरीके से एक सावधानी की बात
एक तरीके से एक ऐसी सोच की बात मार्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए उपस्थित करते हैं कि राष्ट्रों को ऐसे निर्बल राष्ट्रों को सहयोग और सहायता देते वक्त सचेत रहना होगा जो उनके लिए कभी निर्णय करने की स्थिति में पहुंचने लग जाएं और उनकी विदेश नीतियों को प्रभावित करने लग जाएं और उनके कार्यों को प्रभावित करने लगे। क्योंकि ऐसी स्थिति में टर्की ने जो वातावरण निर्मित किया उसमें उनकी मजबूरी होगी फ्रांस और इंग्लैंड की कि वो उसके साथ जुड़ें और उनको सीधा संघर्ष जो है रूस से करना पड़ा। तो इस सिद्धांत का यही कहना है कि कभी भी राष्ट्रों को ऐसी स्थिति में नहीं बनना चाहिए कि कोई निर्बल राष्ट्र उसके लिए निर्णय करने लग जाए। नेक्स्ट बात वो कहते हैं, सशस्त्र सेनाएं विदेश नीति की यंत्र हैं, इसकी स्वामी नहीं। मार्गेंथो का स्पष्ट मानना है कि विदेश नीति के लिए सशस्त्र सेनाएं एक माध्यम मात्र हैं, वो अंतिम नहीं है। विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनयिक का जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सशस्त्र सेनाएं इतनी अधिक बलशाली नहीं हो जाएं कि वो विदेश नीति को जो है संचालित करने लगें। विदेश नीति जो है वो सशस्त्र सेनाओं के बल पर आगे नहीं बढ़े, अपितु सशस्त्र सेनाएं जो हैं वो विदेश नीति और राजनीति के आधार पर कार्य करें। यानी कि सशस्त्र सेनाएं जो हैं युद्ध का एक अस्त्र है, जबकि विदेश नीति शांति का अस्त्र है। अतः कभी भी ऐसी अवस्था किसी राष्ट्र में पैदा नहीं होनी चाहिए कि विदेश नीति को लागू करने के लिए सशस्त्र सेनाएं योगदान देने लगे। और नेक्स्ट है, सरकार जनमत की नेता है, उसकी दास नहीं। ये बात, ये बिंदु मार्गेंथाउ इस रूप में कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसे तनावपूर्ण माहौल निर्मित होते हैं और उन तनावपूर्ण माहौलों का प्रभाव देश की जनता पर भी पड़ने लग जाता है। तो देश की जनता जो है उकसावे में, भड़कावे में राष्ट्रों के प्रमुखों के ऊपर दबाव डालने लग जाती है कि उन्हें अमुक प्रकार का काम करना चाहिए, अमुक प्रकार से उनको व्यवहार करना चाहिए। तो उस दबाव में अगर कोई जनप्रतिनिधि या सरकार आ जाएगी तो वो भावनात्मक रूप से वो काम करेगी और ऐसी भावनात्मक जो स्थिति है वो राष्ट्र के लिए घातक हो सकती है। जैसे अभी हम देखें कि हम मानते हैं गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, तो हालांकि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति यही चाहेगा कि चाइना से जो भारत का संघर्ष चल रहा है उसमें भारत विजयी हो, चाइना जो है परास्त हो। तो हमने देखा होगा सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार जो हैं उपस्थित किए गए कि चाइना को परास्त किया जाना चाहिए, युद्ध किया जाना चाहिए। परंतु ऐसी भावनात्मक अपीलें, ऐसी भावनात्मक उत्तेजनाएं जो है राष्ट्र के लिए घातक हो सकती है। सरकार को अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए बड़ा ही यथार्थवादी होना पड़ेगा। ऐसी भावनात्मक जो स्थितियां हैं उनसे बचना होगा, तभी वो अपनी विदेश नीति का निर्माण और विदेश नीति का संचालन सही ढंग से कर सकता है। थैंक यू।